नमस्कार दोस्तों। जियो जर्नी में आपका स्वागत। दोस्तों, जैसे कि पहले लेक्चर में हम लोगों ने जियोमॉर्फिक प्रोसेस के बारे में बात की थी, भूआकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में बात की थी। और उसमें हम लोगों ने बात की थी कि भाई दो तरह की फोर्सेज होती है, एक इंटरनल फोर्सेज होती है और एक एक्सटर्नल फोर्सेज होती है। मतलब एक अंतर्जात बल होते हैं और एक बाह्य जात बल होते हैं। और अंतर्जात बलों के कारण जो हमारी क्रस्ट है उसके ऊपर विभिन्नताएं आती है और अलग अलग स्थलाकृतियां बनती हैं। और उसके बाद जो बाह्य बल हैं, जो जियोमॉर्फिक एजेंट हैं, जिसमें हवा है, पानी है, इमानी है, और जिसके अंदर जो सागरीय तरंगे हैं, वो उन सभी को जो असमानताएं हैं उनको बराबर करते हैं और दोबारा से फिर उस सरफेस को फ्लैट करते हैं। दोस्तों ऐसा कुछ हमने पढ़ा था जियोमॉर्फिक प्रोसेस में और हम लोगों ने उसके बारे में बेसिक बात की थी। बट आज का जो लेक्चर है, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक प्रोसेस, एक कंटिन्यूटी से पढ़ रहे हैं, जिसके अंदर जैसे हम ज्योमोर्फोलॉजी मैंने आपको बताया था कि जिसमें स्थलाकृतियों का अध्ययन है। और इसमें स्थलाकृतियां बन की सबसे पहले ये देखा था कि स्थलाकृतियां बनती कैसे हैं, जैसे इंटरनल फोर्स के कारण और एक्सटर्नल फोर्स के कारण। तो इन स्थलाकृतियों का अध्ययन करना हो तो आपकी जो जियोमोर्फोलॉजी है, भूआकृति विज्ञान है, उसका जो सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएगा। उसी कड़ी में हमने बात की थी। हम आज बात करेंगे एक इंटरनल फोर्स की, अंतर्जात बल की। अंतर्जात बल कौन से होते हैं, आंतरिक बल कौन से होते हैं? दोस्तों, आंतरिक बल वो बल होते हैं जो हमारी पृथ्वी के अंदर, जैसा कि हमने पढ़ा था क्रस्ट मेटल कोर, जो हमारी पृथ्वी के अंदर आंतरिक भाग में वो बल उत्पन्न होते हैं। और जिन बलों के कारण पृथ्वी की बाह्य स्थलाकृति है, जो क्रस्ट है, उसके ऊपर विभिन्नता आती, तो ऐसे बलों को हम अंतर्जात बल कहते हैं। अंतर्जात बल बल के लिए सबसे मेन जरूरी क्या होती है कि फोर्स, मतलब एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से आती है? हमेशा किसी आपके दिमाग में भी आया होगा कि जो पृथ्वी है, जो हम इंटरनल पार्ट है पृथ्वी का, उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आती है, ऊर्जा कहाँ से आती है? तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन का हम उत्तर देखते हैं कि जो इंटरनल फोर्स हैं, जो इंटरनल फोर्स हैं, वो उनमें एनर्जी कहाँ से आती है, उनके अंदर ऊर्जा कहाँ से आती है? तो दोस्तों, जो सबसे पहली जो ऊर्जा का सबसे पहला साक्ष्य है, जो सबसे पहला प्रमाण है, वो पृथ्वी की जो आंतरिक भाग में जो चट्टाने हैं और जो रेडियो एक्टिव चट्टाने हैं। दोस्तों, जब ये रेडियो एक्टिव चट्टाने टूटती हैं तो इनमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी पृथ्वी के अंदर ऊर्जा इकट्ठी करता है। और उस ऊर्जा के कारण पृथ्वी के जो ऊपरी परत है, जो ऊपरी क्रस्ट है, वो प्रभावित होती है। दोस्तों, सेकंड क्या है? सेकंड क्या है कि एलिमेंट इन आयरन बिगेन टू द मेल्ट एंड सिंक टुवर्ड्स दिस सेंटर। ये बात हम लोग कर चुके हैं। सेकंड देखते हैं कि जो जो हमारी पृथ्वी है, आप लोगों ने जब सियाल, सीमा और निफे के बारे में पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि पृथ्वी के जो एलिमेंट है और रॉक के बारे में जब आपने पढ़ा, तो आपने देखा था कि जो हमारी पृथ्वी है, जो हमारा क्रस्ट है, जो मेटल है और कोर है, उसके अंदर लोहे की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है चट्टानों के अंदर, वो अच्छी खासी है। और दोस्तों, जैसा ही और लोहे से अलग जितने भी धात्विक खनिज हैं, वो जब नीचे की तरफ जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी के अंदर प्रेशर है, और ऊपर से जब नीचे की तरफ जाते हैं तो तापमान इंक्रीज होता रहता है, बढ़ता रहता है। तो जितनी भी धातुएं वो मेल्टेड होती रहती है, पिघली हुई अवस्था में हो जाती हैं। और जैसे ही वो पिघली हुई अवस्था में होती हैं, और जब वो पिघलती हैं, तो वो क्या करती है, लगा लो इतना बड़ा कोई, जैसे इतना बड़ा कोई लोहे का पार्ट था, इतना बड़ा कोई लोहे का पार्ट था। और जब वो मेल्ट हो जाता है, जब ये मेल्ट हो जाता है, तो क्या रह जाता है, इतना सारा रह जाता है। तो ये इतने से जब इतना हुआ तो इतनी जगह खाली रहेगी ना। तो इस जगह को भरने के लिए क्या होगा, ऊपर से चट्टाने आएंगी या साइड से चट्टाने आएंगी? तो दोस्तों, सेकंड कारण ये है जिसके कारण पृथ्वी के अंदर ऊर्जा जनरेट होती है। थर्ड दोस्तों क्या है कि जो प्रीमोरिडियल हीट, मतलब जब पृथ्वी बनी थी, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था, तो दोस्तों जो विचारधाराएं ये है कि जो पृथ्वी थी सबसे पहले एक मॉलिक्यूल के रूप में बनी, फिर उसके बाद मॉलिक्यूल चिपकते रहे इसके साथ, फिर मॉलिक्यूल, फिर ये चिपका, फिर ये चिपका, फिर ये, और फिर ये, और ऐसे करके दोस्तों जो हमारी पृथ्वी थी उसका निर्माण हुआ। और जब ये इसका साइज बड़ा हुआ तो इसके अंदर ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण हुआ, और गुरुत्वाकर्षण के कारण जो और मॉलिक्यूल थे दोस्तों, वो इसके साथ चिपकने शुरू हो गए।
और जब ये इसके साथ चिपकने शुरू हुए तो जो जब ये इकट्ठे हुए तो जो एनर्जी थी, जो ऊर्जा थी, वो इसके साथ इकट्ठी होनी शुरू हो गई। तीसरा कारण ये हुआ जिससे हम लोग कह सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं ऊर्जा संरक्षित है। फिफ्थ, जो टाइडल एंड रोटेशन फ्रिक्शन। दोस्तों जो हमारी पृथ्वी है, आपको पता है कि जब हमने बेसिक ज्योग्राफी पढ़ी थी तो उसमें पढ़ा था कि जब हमारी पृथ्वी है वो वेस्ट टू ईस्ट चलती है, मतलब वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। जब वो घूमती है तो उसके कारण जो चट्टाने हैं वो भी प्रभावित होती हैं। और प्रभावित होती हैं तो जैसे, क्योंकि ये हमारे जो है कि सॉलिड पार्ट है ऊपर क्रस्ट का, और जैसे मेटल का जो क्रस्ट का जो पार्ट है वो सॉलिड पार्ट है, और कुछ जब हम देखते हैं कि इसमें एस्थेनोस्फेयर है, उसके अंदर लिक्विड पार्ट भी है। बट जैसे ही पृथ्वी घूमती है दोस्तों, मतलब पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट जैसे ही घूमती है तो जो मैग्मा है वहां का वो भी प्रभावित होता है। जो चट्टाने हैं दोस्तों वो भी अपनी जगह से थोड़ी सी डिस्प्लेस होती रहती है, और जब वो डिस्प्लेसमेंट होती है उनके अंदर तो फिर वहां से फिर एनर्जी जनरेट होती है। सिक्स्थ पार्ट क्या है कि श्रिंकिंग ऑफ द रॉक। दोस्तों जैसा ही हम लोगों ने देखा कि जो भी चट्टानों के अंदर विभिन्न प्रकार के खनिज हैं, जिन खनिजों के कारण दोस्तों वो खनिज पानी के अंदर घुल के नीचे चले जाते हैं, या फिर किसी ज्यादा टेम्परेचर के कारण जो धात्विक खनिज हैं वो मेल्ट होकर नीचे चले जाते हैं। तो हम देखें, अगर हम लोग देखें, ये कोई चट्टान है हमारी, जिस चट्टान में क्या होता है, ये कोई चट्टान थी जिस चट्टान में छोटे छोटे मतलब खनिज के मोलिक्यूल है। ये मोलिक्यूल क्या हुए, नीचे गए तो क्या हुआ, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, और ये नीचे, चार को ही देखते हैं हम दोस्तों। अब ये चार के चार अगर नीचे चले जाते हैं, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया, तो दोस्तों इस चट्टान के अंदर ये चार पार्ट उसके नीचे मेल्ट हो गए, मतलब कोई धात्विक खनिज था तो वो नीचे मेल्ट होकर चला गया। तो इस जो चट्टान है उस चट्टान के अंदर ये जो पार्ट था वो खाली हो गया ना। अब जब ये खाली पार्ट हुआ तो क्या होगा, ये चट्टान श्रिंक हो जाएगी, ये चट्टान दब जाएगी। और जब ये चट्टान जब दब जाएगी तो इस चट्टान को, जब ये दब जाएगी, मतलब ये ऐसे दब जाती है, जब ये चट्टान दब जाएगी तो कैसे बन जाएगी, इसकी शेप इस टाइप कुछ बन जाएगी। और दोस्तों जब ये इस टाइप बन जाएगी तो जो इसके चारों तरफ का ये वाला जो एरिया था, जो पहले ये वाला जो एरिया था, उस एरिया को भरने के लिए यहां से और यहां से और यहां से और यहां से अलग अलग तरह की चट्टानें आती रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, उस आंतरिक भाग में ऊर्जा उत्पन्न होती रहती है, और उस ऊर्जा के कारण पृथ्वी के अंतर्जात में जो बल हैं वो उत्पन्न होते हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि वो अंतर्जात जो बल है, वो आंतरिक जो बल है, वो दोस्तों किस किस टाइप के वो बल है, कौन कौन से वो बल है। तो दोस्तों जो अंतर्जात बल है, इंडोजेनेटिक जो फोर्सेस हैं, वो बेसिकली टू टाइप के हैं, मुख्य रूप से दो तरीके के हैं। एक है डिस्ट्रोफिक फोर्स, और एक है सडन, मतलब सडन फोर्स जिसको बोलते हैं कि मतलब सडन होता है आकस्मिक या क्विक, जो बहुत जल्द अपना परिणाम दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं स्लो फोर्स। स्लो फोर्स ये इतने स्लो होते हैं कि आदमी अपनी पूरी एक जिंदगी के अंदर, क्योंकि मानव की जो जिंदगी है, मानव की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो हमारी मैक्सिमम अगर मान ले तो वो 150 साल हो सकती है। 150 साल, 200 साल हम लोग मान लेते हैं। वो भी तब मानते हैं कि जब हम लोग जो हमारे पूर्वज थे उनके बारे में बोलते थे कि वो इतनी इतनी उम्र जीते थे। बट वर्तमान में तो हमारी एज क्या थी कि 70 to 80 अप्रोक्सीमेटली होती है, या फिर 85, ये कुछ रेंज चलती है। इस रेंज के बीच ही आदमी जीता, और इस रेंज के बीच दोस्तों ये जो स्लो फोर्सेस हैं, जो डिस्ट्रोफिक फोर्स हैं, इनको देखना संभव नहीं है। तो दोस्तों ये डिस्ट्रोफिक जो फोर्सेस हैं वो ऐसे कौन से फोर्सेस हैं, तो इन फोर्सेस को हम देखते हैं। ये जो डिस्ट्रोफिक फोर्स हैं दोस्तों, डिस्ट्रोफिक फोर्स के अंदर सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है महादेश बल। मतलब महादेश होता है एपेरियोजेनेसिस।
एपेरियोजेनेसिस मतलब ऐसा बल, सबसे पहला बल कौन सा है हमारा, एपेरियोजेनेसिस। एपेरियोजेनेसिस का मतलब होता है महादेश जनक, मतलब जिसके कारण महाद्वीपों का निर्माण होता है। दोस्तों आपको भी पता है कि जो महाद्वीप है उनका निर्माण बहुत ही स्लो प्रोसेस थी, बहुत ही धीरे धीरे उनका निर्माण हुआ, और इस निर्माण को देखने के लिए एक आदमी की एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है। तो ये हो गया एक स्लो मूवमेंट। सेकंड हो गया किसी माउंटेन का ओरियोजेनिक, ओरियोजेनेसिस फोर्स मतलब जिससे पर्वत निर्माण। दोस्तों पर्वत जो है, पर्वत भी का जो निर्माण है, वो पर्वत भी एक दिन के बनने की प्रोसेस नहीं, बल्कि वो एक ऐसी लंबी प्रोसेस है जिसमें नियमितता होनी चाहिए, और जिसको हम एक जिंदगी में नहीं देख सकते, मतलब आदमी की एक लाइफ के अंदर हम नहीं देख सकते। मतलब इसमें कई कई हजार लाख साल लग जाते हैं, और इस प्रोसेस में भी कई कई लाख और करोड़ों साल लग जाते हैं दोस्तों। तो ये जो हमारी बेसिकली था स्लो मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट थी, स्लो फोर्सेस। स्लो फोर्सेस मतलब जो बहुत ही स्लो तरीके से पृथ्वी के अंदर से बहुत ही स्लो प्रोसेस होती है, और स्लो प्रोसेस के कारण जो बल उत्पन्न होते हैं, ये तो स्लो प्रोसेस। अब स्लो प्रोसेस देखा हम लोगों ने दो तरह का है। अब हम चलते हैं आगे। दोस्तों जो स्लो प्रोसेस थी हमारी, ये दो तरीके की होगी, एक पेरियोजेनेसिस और एक ओरियोजेनेसिस। कुछ टाइम के लिए इस पार्ट को हम भूल जाते हैं, ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम भूल जाते हैं, इसको हम भूल जाते हैं, और हम बात करते हैं सिर्फ इसकी। महाद्वीप है जो जो हमारे महाद्वीप है दोस्तों, उनकी बनने की प्रोसेस क्या होगी। वैसे अगर आप खुद से दिमाग में सोचोगे तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे महाद्वीप है वो कैसे बने होंगे, या तो वो अप गए होंगे या फिर वो डाउन गए होंगे। और दोस्तों जब वो अप गए होंगे तो अप जाने से मतलब ये स्लो प्रोसेस हमारी हुई, और स्लो प्रोसेस के अंदर क्या हुआ, डिस्ट्रोफिक, और ये वही बात है जो हम लोगों ने की थी। तो जो स्लो प्रोसेस थी, उस स्लो प्रोसेस में महाद्वीप हमारा निर्माण कैसे हुआ, या तो वो अप गए होंगे या फिर वो डाउन गए होंगे। एक फोटो से आपको और समझ आ जाएगा। ये देखो, एपेरियोजेनेसिस मतलब जो महाद्वीप है, महाद्वीप बल, इसमें क्या होगा, अपवर्ड फोर्स। मतलब ये देखो, ये हमारा सी लेवल है, मतलब ये हमारा सी लेवल है। तो ये जो पार्ट था, ये जो पार्ट था, ये ऊपर उठा, महासागरों से ऊपर उठा ना। तो महासागरों से जब ये धीरे 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 ऊपर उठा, तो उसमें क्या हुआ, हमारे महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब महाद्वीपों का निर्माण हुआ। अब महाद्वीपों में भी जैसे कि अगर पूरा कॉन्टिनेंट देखें, जैसे हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट है उन सभी को देखें, तो एक बात नोट करने की, उनका जो साइज है वो बहुत बड़ा है। अब इतने बड़े साइज में कोई लैंड, कोई मतलब स्थल भाग जब ऊपर उठता है, अपवर्ड होता है, ऊपर की तरफ आता है, तो उसको बोलते हैं एपेरियोजेनेसिस, या फिर इमर्ज फोर्स, इमर्जिंग फोर्स, और या अपवर्ड फोर्स। बस दोस्तों आप देखोगे कि जैसे ये एक पूरी की पूरी हमारी, इसको आप समझो तो इसको आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये एग्जैक्ट फिगर है दोस्तों। देखो पूरा अगर हम लेते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देखो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ समुद्र है। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जब पूरे का पूरा ऊपर उभरता है, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं वो अपवर्ड। बट जैसे ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट या फिर कोई भी ऐसा कॉन्टिनेंट जिसका किनारा, मतलब जिसका किनारा, देखो ये जो किनारा है, ये जो किनारा है, जब इसका कोई किनारा समुंदर से अप जाता है, ऊपर उठता है दोस्तों, तो उसको बोलते हैं इमर्ज। उसको क्या बोलते हैं, इमर्ज। और जब इसका अपोजिट प्रोसेस होता है तो उसको बोलते हैं दोस्तों सबमर्ज। ये बात गौर करने की क्यों है, क्योंकि हमारे जो
ईस्टर्न कोस्ट है और जो वेस्टर्न कोस्ट है दोस्तों, वो वहां पे इमर्जेंस के और सबमर्जेंस के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। और वहां पे लिखा होता है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द इंडिया इज द एग्जाम्पल ऑफ सबमर्ज और इमर्ज। अब ये हम लोगों को पढ़ना क्यों है? क्योंकि दोस्तों जब ये इमर्ज होता है, उठता है, तो भिन्न भिन्न तरीके के लैंडफॉर्म बनते हैं। जैसे देख, एक लैंडफॉर्म ये बन गया, एक ये बन गया, और जैसे एक स्टैग है, ये देखो एक लैंडफॉर्म ये बना हुआ है, एक ये बना हुआ है। तो इस प्रकार की स्टडी करने के लिए दोस्तों हम लोगों को इस प्रोसेस का इमर्ज प्रोसेस, इमर्ज मतलब ऊपर उठना, किसी स्थल भाग का समुद्र से ऊपर उठना क्या होगा? इमर्ज। थोड़े पार्ट का उठना तो इमर्ज, और जब बहुत बड़ा पार्ट होता है तो उसको बोलते हैं अपवर्ड या फिर महाद्वीप निर्माण। अब सेकंड, इससे अगली प्रोसेस क्या है दोस्तों? डाउनवर्ड। अपवर्ड देखा था हम लोगों ने, ऊपर बैठना, और डाउनवर्ड क्या होता है? नीचे बैठना, डाउनवर्ड फोर्स। अब डाउनवर्ड फोर्स है कि क्या ही कोई भी ये कॉन्टिनेंट, इतना बड़ा कोई कॉन्टिनेंट था और इसके साइड में ये पानी था, ये पानी था दोस्तों। तो इसका ये जो पार्ट है, ये पार्ट जब सबडक्स हो जाता है, ये पार्ट सब नीचे बैठ जाता है, तो इस नीचे बैठने के कारण, मतलब ये नीचे बैठ जाता है, मतलब ये नीचे बैठ जाता है, और ये इतना नीचे बैठ जाता है, ये यहां था। पहली प्रोसेस क्या थी? ये सब बराबर था इसके। सेकंड क्या हुआ? इससे आधा नीचे गया। थर्ड स्टेज पे क्या हुआ कि ये सबसे नीचे चला गया। दोस्तों अभी तक जो डाउनवर्ड फोर्स थे या जो सबमर्जेंस थे, उसके डाउनवर्ड फोर्स के एग्जाम्पल हम लोगों को नहीं मिल रहे थे। बट हाल ही के में अंदर एक लेटेस्ट शोध हुई है, एक रिसर्च हुई है, जहां पे जिला लैंड, या फिर उसको बोलते हैं एक न्यू कॉन्टिनेंट बोलते हैं, नए महाद्वीप। जैसे न्यूजीलैंड है ना, वैसे एक जिला लैंड, इसका पता लगा है, जो महाद्वीप, जो कि एक ऐसा महाद्वीप, एक ऐसा हमारा बड़ा क्षेत्र है जो समुद्र के अंदर गहराई में डूबा हुआ है। तो इसके बाद ये जो डाउनवर्ड फोर्स थी, इसकी जो थ्योरी थी वो दोस्तों साबित होगी कि मतलब ऐसा कुछ भी जो प्रकृति है या जो हमारी पृथ्वी है उसके ऊपर ये घटना भी घटी हुई। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों ने बात क्या की थी? अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने देखा था स्लो मूवमेंट। क्या देखा था? स्लो मूवमेंट। स्लो मूवमेंट के अंदर एपेरियोजेनेसिस मतलब महाद्वीप का निर्माण। और महाद्वीप में क्या देखा था हम लोगों ने? या तो अपवर्ड होगा, ऊपर उठेगा, या फिर वो डाउनवर्ड होगा। अपवर्ड में क्या देखा था कि जब बहुत बड़ा क्षेत्र ऊपर उठे तो उससे क्या बोलते हैं? अपवर्ड। और जब उसी मतलब किसी सागर के साइड का कोस्टल एरिया जब ऊपर जाए तो उसको बोलते हैं दोस्तों इमरजेंस। और इसका जो अपोजिट था दोस्तों वो था सबमर्जेंस। ये था अभी तक इतना कुछ। सेकंड देखते हैं सडन मूवमेंट, या जो हमारी जो हमारी पृथ्वी की जो प्रक्रियाएं हैं, जो प्रोसेस है उसके अंदर इंटरनल फोर्स के अंदर सेकंड देखते हैं हम स्लो मूवमेंट के अंदर ओरियोजेनेसिस। दोस्तों ओरियोजेनेसिस क्या होता है? ओरियोजेनेसिस होता है, ओरियो का मतलब होता है एक पर्वत। क्या होता है? पर्वत। दोस्तों ओरियो होता है पर्वत, और जेनेसिस होता है निर्माण करना। तो पर्वतों का निर्माण, दोस्तों मैंने बताया था कि जो पर्वत है उसका निर्माण बहुत स्लो प्रक्रिया है, बहुत धीरे धीरे चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसमें भी किस प्रकार हो पर्वत का निर्माण कैसे होता है, वो बनता कैसे है? आपके हर एक के दिमाग में आया होगा कि पर्वत का निर्माण होता कैसे है। तो दोस्तों पर्वत का जो निर्माण है वो बेसिकली दो तरीके से होता है। एक होता है टेंशन से, एक और होता है कंप्रेशन से। कंप्रेशन, मैंने जब इससे पहले जो लेक्चर हम लोगों ने जब कंप्लीट किया था तो उसमें क्या हम लोगों ने एक बात की थी
हम लोगों ने एक बात की थी कि तनाव होता है, तनाव जैसे हम चाहते हैं कि तनाव हमसे दूर रहे, तो तनाव का मतलब दूर होना, किसी चीज को दूर हटाना। जब चट्टानें दूर जाती हैं तो दोस्तों उसको तनाव बोलते हैं। और कंप्रेस कंप्रेस करना मतलब दबाना। अब इन दोनों से भी क्या पर्वतों का निर्माण हो सकता है? हाँ दोस्तों, इस दोनों से भी पर्वत का निर्माण हो सकता है। तो ये जो निर्माण है वो उसकी प्रक्रिया क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कंप्रेस है, जो प्रेशर है दोनों तरफ से देना, उस कंप्रेस के कारण कैसे पर्वत बनते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जो कंप्रेस की जो प्रोसेस है वो है क्या। तो दोस्तों जो कंप्रेशन है, कंप्रेशन मतलब ये, जब इस साइड से भी फोर्स लगती है, इस साइड से भी फोर्स लगती है और इस साइड से भी फोर्स लगती है, तो क्या हुआ, आप लोग देखोगे ना कि ये जो पोर्शन है ये ऊपर उठ गया। क्या देखते हो कि पहले इसकी हाइट इतनी थी, बट जैसे ये दोनों साइड से दबा तो इसकी हाइट जो है वो बढ़ गई। मतलब यहां से लगता है कि अगर दो चट्टानों को, मतलब आजू बाजू से चट्टानों को दबाना शुरू करें, जैसे ये यहां से और यहां से जब हम दबाना शुरू करते हैं तो क्या होगा, क्या होगा, ये देखो, यहां से हम जब दबाना शुरू करें इसको, और जब यहां से दबाना शुरू करें तो यही सेम प्रोसेस होगी ना। ये जो बीच का एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये एरिया क्या होगा, उठना शुरू हो जाएगा ना। तो इस प्रकार जो पर्वत बनते हैं उन दोस्तों को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं, या फिर उसको वलित पर्वत भी बोलते हैं। इसको और अच्छे तरीके से पढ़ते हैं दोस्तों। अब जब हम किसी चीज को प्रेस करते हैं दोनों साइड से, क्या करते हैं, प्रेस करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि इस साइड से प्रेस किया और इस साइड से प्रेस किया, तो जो बीच का एरिया था पहले ये ऐसे था। जब इस लोगों को, जब इस इन चट्टानों को प्रेस किया तो क्या हुआ कि ये अप चला गया, या कहीं से अप चला गया, कहीं से डाउन हुआ, कहीं से अप चला गया, कहीं से डाउन हुआ, कहीं से अप चला, ऐसे हुआ था ना। पिछले पिक्चर में हम लोगों ने यही देखा था कि ये देखो कहीं से अप है, अब देखो ये चीज है वो अप है, ये चीज है डाउन है, ये चीज है अप है, ये चीज है डाउन है, ये फिर अप हो गया, ये फिर अप हो गया, ये फिर डाउन हो गया। दोस्तों ये देखो, ये अप हो गया, ये डाउन हो गया। मतलब जरूरी नहीं है कि सारे एरिया ऊपर उठे, कुछ एरिया नीचे भी जा सकते हैं। जो अप जाते हैं वो पर्वत बन जाते हैं, जो नीचे जाते हैं दोस्तों वो घाटियां बन जाती हैं। तो दोस्तों इसको क्या बोलते हैं कंप्रेशन के अंदर। देखो मैंने बताया था कि जब दो एरिया को, दो चट्टानों को एक दूसरे से की ओर से दबाते हैं, इस साइड से दबाएंगे और इस साइड से दबाएंगे, तो क्या होगा, इस साइड से दबाएंगे तो ये एरिया ऊपर उठा ना। ये देख पर्वत है यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे फिर बने हुए हैं, और यहाँ पे ये बने हुए हैं, और ये पर्वत ऐसे कुछ बने दिखाई देंगे आप। ये देखो ऐसे कुछ बने दिखाई देंगे। ये इन पर्वतों का एग्जैक्ट रूप ये। तो जब हम दो किसी चीज को कंप्रेस करते हैं तो देखो दो बात है। एक तो बहुत बड़ा एरिया, एक तो बहुत बड़ा एरिया मतलब पूरे का पूरा बड़ा पर्वत, जैसे कि ये वाला पार्ट, इतना पार्ट फोल्ड हो जाएगा। तो इतना जब बहुत बड़ा पार्ट फोल्ड होगा तो दोस्तों उसको बोलते हैं वार्प या समवलन। और दोस्तों जब कोई पर्वत का छोटा पार्ट या कोई छोटी पहाड़ी या फिर इस बड़े एरिया के कंपैरिजन में कोई छोटा एक ही पर्वत फोल्ड हो, सिर्फ एक ही पर्वत फोल्ड हो, ये देखो अगर एक ही पर्वत ऐसे फोल्ड होता है इस प्रकार से, तो उसको दोस्तों बोलते हैं हम लोग फोल्ड। ये देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वलन। मतलब वलन और संवलन, वार्प और जो फोल्डिंग है उसमें क्या अंतर क्या हुआ। एक का नाम संवलन, जो बड़ा क्षेत्र था उसको संवलन बोला, और जो छोटा क्षेत्र था दोस्तों उसको हम लोगों ने वलन बोला। अब दोबारा देखते क्या हम लोग ठीक थे। अब देखो
दोस्तों हम इसको पढ़ चुके हैं, इसको पढ़ चुके हैं, अपवर्ड ये पढ़ चुके हैं। अपेरियोजेनेसिस हम लोगों ने शुरुआत की थी, पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। पर्वतों के निर्माण में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कंप्रेस करना, दो चीजें एक दूसरे की तरफ दबाना। तो एक होगा वार्प, जब जो कोई बड़ा एरिया जब ऊपर उठता है, और सेकंड वलन फोल्डिंग, जब कोई छोटा एरिया ऊपर उठता है, जिसका हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया। दोस्तों उससे अलग और क्या है, ये जो हमारा हम लोगों ने देखा था कंप्रेस करना, कंप्रेस से क्या होगा, या तो फिर फोल्ड होगा या फिर वार्प्ड होगा, मतलब दो चीज उठेंगी, ये उठेंगी। दोस्तों अब ये जो प्रोसेस है, जब ये ऊपर उठी तो कोई ना कोई भाग इसका नजदीक से नीचे भी गया होगा। मतलब अगर यही देखें हम लोग, यही देखें, यही देखें ये पर्वत, तो देखो ये जो पर्वत है हमारा, ये जो पर्वत है यहां से ऊपर उठा है, बट यहाँ पे हम जब देख रहे हैं ये साइड में ये उठा हुआ है, बट यहाँ का जो एरिया है, यहाँ का जो एरिया है वो क्या है, नीचे है ना। यहाँ का एरिया क्या है, नीचे है। अब देखो कहीं से ऊपर उठा ये और कहीं से नीचे उठा। जब बहुत बड़ा एरिया जब ऊपर उठता है तो उसको संवलन बोलते हैं, और जब बहुत बड़ा एरिया जब नीचे बैठता है तो उसको डाउन सवलन, निम्न सवलन बोलते हैं, या फिर डाउन सवलन ही आप याद रखो, डाउन वार्प बोलते हैं। इसको और आप अच्छे तरीके से जान लेंगे। मतलब वार्पिंग, वार्पिंग मतलब बहुत बड़ा एरिया का ऊपर उठना। और जब ऊपर उठता है वार्प, तो इसको लार्ज वार्प बोलते हैं या फिर वार्प बोलते हैं। और जब यही एरिया, बहुत बड़ा एरिया नीचे बैठता है तो उसको बोलते हैं हम डाउन वार्पिंग। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने देखा हमारे जो स्लो प्रोसेस देखी, स्लो प्रोसेस के देखा हम लोगों ने ओरियोजेनेसिस, ओरियोजेनेसिस में हम लोगों ने देखा कंप्रेशन, कंप्रेशन में भी क्या देखा हम लोगों ने, वार्पिंग जब बड़ा एरिया, वलन जब छोटा एरिया। अब वार्पिंग में भी हम लोगों ने आगे देखा कि जब बड़ा एरिया ऊपर उठता है तो उसे अप वार्प बोलते हैं, और जो बड़ा एरिया नीचे बैठता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाउन वार्प। अब सेकंड जो हम देखते हैं दोस्तों वो क्या है, फोल्ड। फोल्ड मतलब वलन। जब हम एक दूसरे की तरफ प्रेस करते हैं तो एक तो बड़ा एरिया हुआ, वो तो वार्पिंग हो गया, एक छोटा भी एरिया था, छोटे वो एरिया को बोलते हैं दोस्तों वलन। दोस्तों वलन क्या होता है, वलन क्या होता है, वलन की प्रोसेस क्या होती है। ये एक वलन की प्रोसेस है या फिर फोल्डिंग, वलन की प्रोसेस। दोस्तों हमारी अगर इस वलन को भी या फिर फोल्ड को भी इसी लेक्चर में हम अगर कंप्लीट करेंगे तो हमारा लेक्चर ये बहुत लंबा हो जाएगा, बट हम इसको नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट होगा दोस्तों उसमें तब तक कवर करेंगे। और तब तक अगर आपके पास कोई और आइडिया है तो हमारे साथ कृपया शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।